तो कुछ होमवर्क दिया था। अच्छा, कोई डीपीपीस वगैरह मिली आप लोगों को? प्रैक्टिस शीट मिली है, ठीक है। एरिया डीपीपीस अभी नहीं मिली ना? ठीक है। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? बर्ड रिडक्शन हो गया था ना? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस भी तो हो गया था यार। वुड्स हो गया था, कोलबे नहीं हुआ था। ठीक है, कोलबे से स्टार्ट करते हैं। लिखो, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस? इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह की रेडिकल रिएक्शन है। जैसे हमने लिया R CO2 माइनस सोडियम प्लस Na प्लस, विच इज कॉल्ड सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोक्सिलेट, RCO2 माइनस Na प्लस। या इसकी जगह हम सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट यानी पोटेशियम कार्बोक्सिलेट भी ले सकते हैं। बनाते कैसे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ डालोगे तो सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलिक एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालोगे तो बनेगा पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। इसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना है? जोर से बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा, देखो रिएक्शन को एनर्जी देना होता है, रिएक्टेंट्स को एनर्जी देते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और मेनली एनर्जी देने की तीन फॉर्म्स हैं। एनर्जी देने की कितनी फॉर्म्स है? तीन। कितनी फॉर्म्स है? तीन। पहला है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब जब बॉन्ड टूटे, क्योंकि जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक नए बॉन्ड कैसे बनेंगे? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में या तीन रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, या एक ही रिएक्टेंट अपने अंदर रिएक्शन कर रहा है, तो इसके लिए उसके पुराने बॉन्ड उनके टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं एनर्जी दूं, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का काम, बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का काम नहीं है। तो जब हम कोई बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने की तीन फॉर्म्स होती है मोटी मोटी। पहली होती है थर्मोलाइसिस, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए मैंने हीट प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? तो थर्मोलाइसिस। दूसरा है होता है सनलाइट या यूवी लैंप, जो होते हैं अल्ट्रावायलेट लैंप होते हैं, उसमें से लाइट निकलती है तो वो भी एनर्जी का सोर्स होती है। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। कौन सा लाइसिस? अगर आपको याद हो तो फोटो हेलोजिनेशन ने फोटोलाइसिस ही किया था। और यहां हम तीसरा फॉर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी तो अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो तीन तरह के बॉन्ड तोड़ने के तीन तरीके कौन कौन से हैं? थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार फिर से बोलो, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में हमने हीट दिया है, फोटोलाइसिस में हमने फोटॉन्स दिए हैं। क्या दिए हैं? फोटॉन्स या रेडिएशंस, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। थर्ड हमने दिया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इज दैट क्लियर? अब इसमें होगा क्या, पहले तो आप याद रखा करो रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपकी ये है, इलेक्ट्रोलाइसिस उसको करना है और आर बना देना है। क्या बना देना है? आर। यानी इसमें से जैसे अगर आपको याद हो वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स में हमने क्या किया था? आर एक्स, और यहां डाला था सोडियम, तो एक्स हटाया था और आर बनाया था। ठीक वैसे ही यहां पर हमें CO2 हटाना है, CO2 Na, और आर निकालकर आर बना देना है। और ये जो CO2 है वो CO2 गैस के फॉर्म में निकलेगी। कौन सी गैस है? CO2 गैस। और साथ में बनेगा NaOH या KOH। अगर सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अलॉन्ग विद साथ में बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। यानी ये दो तो आपके निकलेंगे एनोड पर, एट एनोड, और ये दोनों आपके कहां निकलेंगे? एट कैथोड। कहां पे निकलेंगे? कैथोड। तो ये भी पूछा जाता है, बताइए कौन कहां पे निकलता है? एनोड पर क्या निकलता है और कैथोड पर क्या निकलता है? तो आपको एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एनोड पर क्या निकलता है? आर यानी एल्केन और CO2 गैस। अगर एल्केन भी गैस हो, जैसे आपने सुना होगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना,
ये भी नॉर्मली गैसियस नेचर के होते हैं। तो अगर ये छोटे एल्केन बन रहे होंगे तो वो भी यहाँ पर गैसियस फॉर्म में ही होंगे, तो वो भी एनोड पर ही निकलेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस आपकी कैथोड पर निकलेगी, कैथोड टर्मिनल पर। और क्योंकि NaOH निकल रहा है इसलिए मीडियम का पीएच बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहां पर लिखेंगे कि भाई ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर लिख लो, इसको बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, दीज आर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्केन यहां पर ऑब्वियसली हाफ मोल बनेगा क्योंकि यहाँ एक आर है तो यहाँ हाफ मोल आर बनेगा। ऐसे H2 यहाँ पर कितने मोल बनेगी? हाफ मोल। तो ये भी पूछ सकता है बताइए कितने मोल बनेंगे, तो हम बोलेंगे इतने इतने मोल्स बनेंगे। ये दोनों 1 मोल बनेंगे CO2 और NaOH। ठीक है भाई। अच्छा, ये बनाया कैसे हमने, ये भी लिख लो कि जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया आपने, बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? NaOH एक्वस या KOH एक्वस। एक्वस मतलब पानी, तो पानी में आपको NaOH या KOH मिलाकर कार्बोक्सिलिक एसिड पर डाल देना है, तो आपका क्या बाहर निकल जाएगा? R C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस, या R C डबल बॉन्ड O, O माइनस K प्लस। तो ये बन जाएगा सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। ये कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है हमारी? एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कौन एसिड है कौन बेस है? ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये Na प्लस है, OH माइनस है, तो OH माइनस क्या करेगा? इसका H प्लस निकालेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस डोनर नेचर के होते हैं। तो जो एसिड होगा वो H प्लस डोनर होगा और बेस होगा वो H प्लस एक्सेप्टर होगा। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाने के लिए हमें NaOH डाला तो OH माइनस इसका H प्लस यहां से तोड़ देगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा? पानी। अब पानी तो पानी में ही मिल जाएगा एक्वस मीडियम में, और यहाँ जो नेगेटिव आया और यहाँ जो सोडियम पॉजिटिव है, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बना देंगे। हाँ या ना? हालांकि इंटरेस्टिंग बात है कि पानी में RCO2 माइनस अलग रहेगा और Na प्लस अलग रहेगा, क्योंकि पानी में डालते ही एनायन एक्वस मीडियम में अलग बन आयोनाइज हो जाता है और सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस अलग आयोनाइज हो जाता है। वो तो रिएक्शन को कंप्लीट लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, बट एक्चुअली एनायन अलग रहेगा, मीडियम में प्लॉट करता रहेगा या मीडियम में डिसॉल्व रहेगा, और ये सोडियम अलग डिसॉल्व रहेगा, क्योंकि केटायन एनायन तो पानी में डालते जैसे NaCl डालोगे तो डालते ही डिसॉल्व हो जाता है ना, बिकॉज आयंस है। क्या है ये? क्या है भाई? आयंस। ठीक है, आप नए दिख रहे हो मुझे, मेरी क्लास में पहली बार आए हो, ऐसा क्यों? अच्छा, तो अब आगे के टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे ना, अच्छे से पढ़ने को तैयार हो ना? ऐसा नहीं कि जैसे आए हो वैसे गायब हो जाओ। ठीक है ना, आने जाने से बेटर है कहीं जहां पर हो वहीं पर अच्छे हो, लेकिन आ रहे हो तो सोच समझ के आया करो। ये नहीं आने के बाद टेस्ट किया 2 दिन दिमाग टाइम वेस्ट कर लिया। अपने दोस्तों को भी समझाया करो जो आपसे राय लें कि यार क्या करें उस टेस्ट में, उस क्लास में हाई फाई पढ़ाते हैं क्या? तो पहले तो खुल के बोल दिया करो हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ाते हैं। गलत बात है क्या भाई? यहाँ पर हम कोई बोले कि हाई फाई नहीं पढ़ाते तो हमारी बैच की मजाक है। तो थोड़ा बोला करो भाई, दिल थाम के आया करो, और आने के पहले ये ध्यान रखो कि समझ में सब आएगा, लेकिन बैठने 1-2 दिन टेस्टिंग वाली हरकतें मत करो यहाँ पे आके, क्योंकि उससे हमारी क्लास का भी एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। राइट और रॉन्ग? तो उन बच्चों को बोलो आओ तभी जब यहाँ पे कंटिन्यू सर्वाइव करने के लिए बैठने के लिए बैठो, वरना हमारा भी मूड खराब होता है। तो हमारी क्लास में ऐसे बच्चे होने चाहिए जो थोड़े से स्ट्रांग बच्चे हो, और कुछ नहीं है हाई फाई का मतलब कभी नहीं होता कि टीचर समझाएगा ही नहीं। आप टीचर से खुल के बोल सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, बट गो एंड कम एंड गो वाली टाइप की हरकतें ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि देखो मैं तो स्ट्रिक्ट रहता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि एक बार बच्चे को मौका दिया है तो उसको ऑप्ट आउट करने का भी मौका होना चाहिए। तो इसलिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उसको जाने देते हैं हम, है ना, कुछ बच्चे। बट फिर भी मेरा मानना है कि हमारे क्लास के एटमॉस्फेयर के लिए यही है कि आपसे कोई फ्रेंड सजेशन मांगे तो खुल के बोला करो कि यार देख एयर बैच है तो एयर बैच के हिसाब से होमवर्क मिलेगा, टीचर भी अच्छे लेवल का पढ़ाएगा, अच्छे मतलब थोड़ा सा लेवल जितना जेई में रिक्वायर्ड है उतना तो मिनिमम पढ़ाएगा, ये तो मिनिमम रहेगा, है ना।
नॉर्मल बैच में बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्लास वीक है, तो टीचर थोड़ा सा अपना लेवल डाउन कर लेता है, क्यों, उसकी मजबूरी होती है। यहाँ हम डाउन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ओसी में तो आपको एक जैसे माहौल लगेगा, क्योंकि मैं तो अपने जो बच्चे आए हैं उन जानते हैं मुझे, मैं उन बैचेस में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोई अंतर नहीं आता है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा होमवर्क पे सीरियस रहता हूँ, वहां पर भी सीरियस हूँ, डिस्कस करने वाले बच्चों के साथ करवाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इंडिविजुअली जैसे बोल दूंगा भाई आप होमवर्क क्यों नहीं किया, तो अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कोई बच्चे को, मैं तो अभी आया हूँ अगर दिया है तो इसलिए, या मैं तो छुट्टी पे था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे होमवर्क रेडी चाहिए। जब भी होमवर्क मिलेगा तो अब आपका होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अभी रीपी आपको मिल जाएगी आज, तो वो आप करना स्टार्ट करें और आगे बढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, चलें आगे। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट के बाद बच्चों अब ये मैकेनिज्म हुआ कैसे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी भर दिया, ठीक है, अब उस कंटेनर में आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया और इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, रॉड्स होती हैं, ठीक है, मेटल की। ये रॉड्स को हमने जोड़ दिया सर्किट से, किसी को प्लस से किसी को माइनस से। प्लस वाले टर्मिनल को क्या कहेंगे, बोलो बेटा, कैथोड या एनोड, एनोड, और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड, बोलो सही है। अब जैसे इसमें पानी में हमने क्या डाल दिया, RCO2 माइनस Na प्लस, है ना, तो ये आपका कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है केटायन जो है वो एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ भागेगा। कैथोड का मतलब ये कैथोड, यो केटायन को अट्रैक्ट करे। और केटायन को क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि केटायन पे पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से अट्रैक्शन फील करेगा। और एनोड जो एनायन को अट्रैक्ट करे, तो यहां पर ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। जैसे ही भागेगा तो बताइए मैकेनिज्म में क्या होगा। अगर मैं पूछूं भाई पिक्चर चल रही है एनोड पर, तो एनोड पर क्या हो रहा होगा, तो एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्योंकि एनोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, और इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब रिडक्शन। तो एनोड पर हमारा क्या हो रहा होगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने निकाला, टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन 2 वैलेंसी जब होती है तो 2 लोन पेयर होते हैं। जैसे H2O, पानी, पानी में 2H, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक बॉन्ड और कम कर दिया तो एक नेगेटिव का एक लोन पेयर बढ़ गया, क्योंकि नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एक लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर, क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, क्योंकि देखो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। एक सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 6 और 2 8, तो यानी ऑक्टेट अभी कंप्लीट है। अब एनोड ने अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्योंकि एनोड तो अट्रैक्ट करेगा ना, और अट्रैक्ट करते ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम आ जाएगा। अब बताओ 8 इलेक्ट्रॉन से कितने रह गए, 7, और ये बन गया फ्री रेडिकल। क्या बन गया, इसको एक तरह से हम एस्टर फ्री रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर फ्री रेडिकल, क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ना ये। अब यहां पर देखो ध्यान से याद रखना, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना उसको बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने का मतलब डिस्टेबलाइजेशन आना। अब वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और इसके कारण यहां पर आरडीएस स्टेप में बॉन्ड होमोलाइसिस कर जाता है। क्या कर जाता है, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस ही क्यों किया, क्योंकि यहां रेडिकल है, और रेडिकल रेडिकल के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, तो यहां क्या आ जाएगा, आर रेडिकल, और साथ में क्या निकल जाएगी, CO2। कौन सी गैस निकल जाएगी, और ये कौन से टर्मिनल पर निकल रही है, एनोड पर। दूसरी तरफ आर रेडिकल, क्योंकि उसका नेचर डाइमराइज करने का होता है, आपने को मैंने बताया था रेडिकल की 2 प्रेफरेबल रिएक्शंस होती हैं, 2 में से एक प्रेफरेबल होती है डाइमराइजेशन, विच इज ऑल्सो नॉन एज कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं उसको हम, और दूसरी रिएक्शन होती है डिसप्रपोर्शनेशन, जिसमें वो H को निकाल के दूसरे को दे देती है, विच इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन। तो नॉर्मली तो प्रेफरेबल क्या होगी, डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन जब होगी, डाइमराइजेशन, तो रेडिकल रेडिकल के पास आएगा और तुरंत बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि एक मोल बन रहे होंगे, तो हाफ मोल रेडिकल से कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एल्केन। क्या बना लेंगे,
एल्केन। बोलो सही है। तो ये तो हो गया एनोड पर। अब एट कैथोड पर क्या कहानी चल रही होगी? कैथोड पर क्या कहानी चल रही होगी? कैथोड पर मैं कहूंगा कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो यहाँ NaOH जाएगा उससे पहले ही वो इलेक्ट्रॉन आपका वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, क्योंकि सोडियम प्लस का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ या ना? तो सोडियम प्लस तो मेटल प्लस तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो लेगा कौन? वाटर, क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव। तो क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ तो बन जाएगा OH माइनस, जो कि एक एक्वस फॉर्म में, और साथ में NaH प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बन गया? H रेडिकल। भाई ऐसे समझो, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो बताओ क्या H रेडिकल बन जाएगा? प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए और ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ गया। अब ये भी रेडिकल बन गया। रेडिकल भी क्या करेगा? डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन बच्चों जैसे ही करेगा तो H रेडिकल डाइमराइज होकर, अब अगर एक मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली तो आयोनाइज होगा नहीं, उधर से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकले हैं और एनोड से होते हुए कैथोड पर पहुंचे हैं, तो वो एक मोल H रेडिकल बनाएंगे, और रेडिकल भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, H रेडिकल से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? हाफ मोल। तो क्या यहां पर जो गैस निकलेगी वो हाफ मोल H2 गैस निकलेगी। दूसरी तरफ Na प्लस जो होगा वो OH माइनस से जुड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Na प्लस उधर से है ही सही और OH माइनस, तो क्या बना देगा? NaOH। हालांकि देखो फिर से मैं कह रहा हूं, आप समझदार हो, आयंस जो होते हैं, आपने बिल्कुल जनरल केमिस्ट्री में ही ये बात सीख ली होगी कि पानी में आयंस आयनिक फॉर्म में रहते हैं, एक्वस फॉर्म में। तो टेक्निकली हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए लिख देते हैं, बट एक्चुअल में Na प्लस अलग रहेगा और OH माइनस अलग रहेगा, है ना? तो कोई आपसे पूछे कि NaOH क्या कंप्लीट जुड़ जाएगा, और बोलेंगे नहीं, Na प्लस के चारों तरफ वाटर लेयर रहेगी, एक्वस मीडियम, और OH माइनस के भी चारों तरफ OH माइनस एक्वस मीडियम रहेगा। तो ध्यान रखिए, बेसिक रिएक्शन में हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट रिएक्शन बता रहे हैं हम, ऐसे ही KOH होता तो KOH बनता। हाँ जी बोलिए। पीएच, क्योंकि OH माइनस क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या पीएच को इंक्रीज करेंगे ना। NaOH की वजह से थोड़ी होती है पीएच हाई, वो होती है OH माइनस की वजह से। ठीक है, और बोलो, क्या इतना समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? शाबाश, बहुत अच्छा। अब ये ना देखो, मैकेनिज्म जो होते हैं ना, आपको कितने भी आ जाए, आप कितने भी आपको फील हो कि मुझे आता है, लेकिन हमेशा एक आवाज में बोलना कि यार आरपी सर बोलते हैं कुछ नहीं आता। इससे क्या होता है ना, एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की लिमिट में नहीं जाते हैं, है ना? तो हमेशा बोला करो मुझे अभी कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखना है बाकी है। तो आप बार बार क्या करो, घर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, पढ़ो मत, रफ कॉपी में लिखो, है ना? याद रखना, अगर तुमने ड्रॉपर बैच में हर मैकेनिज्म को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो ओसी को परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले सकता हूँ फिर, क्योंकि बात सेकंड काम रहता है याद करने का। ड्रॉपर बच्चे को पहले से बहुत कुछ, थोड़ा बहुत पढ़ा होने के कारण काफी कुछ याद होता है, तो इसलिए याद होने वाली प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, जो 12th में होती थी कि सर याद कैसे करेंगे। तो आपके साथ ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके साथ क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में मैं सोच के तो गया था लेकिन मैकेनिज्म में अटक गया। तो अगर आपको मैकेनिज्म से पार कर पाना है तो आपको पढ़ना नहीं है, लिख कर सॉल्व करना है। दोबारा बोलो, पढ़ना नहीं, क्योंकि देखो बच्चा नोट्स घर पर देखता है तो रीड करता है। डोंट रीड, बाद में करो रीड, पर पहले लफ कॉपी में मैकेनिज्म बना के देखो और फिर क्रॉस चेक करो उसको नोट्स में से। समझ रहे हो? तो ड्रॉपर बैच में हो, इस बात की विशेष ध्यान रखना कि रफ कॉपी में मैकेनिज्म को लिख लिख कर देखो, क्योंकि आप कितना भी बोल दो, अभी मैं बोलूंगा ना लिख के बताओ, तो बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे। एग्जाम में तो विशेष रूप से अटक जाता है। अभी तो चलो ताजा ताजा है, एग्जाम तो 15 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद होता है, और आईआईटी का एग्जाम तो लास्ट में होगा, तो बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया बच्चा कुछ लैग कर देता है, कुछ मिस कर देता है, तो लिख लिख के पढ़ो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो वापस से देखो, सोडियम कार्बोक्सिलेट को हमने पानी में डाला एक्वस मीडियम में, तो Na प्लस इधर जाएगा, CO2 माइनस इधर जाएगा। ये एनोड है, ये कैथोड है। इधर एनोड पर क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, क्योंकि केटायन के केटायन ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो एक रेडिकल यहां पर बन जाएगा। रेडिकल अनस्टेबल है
तो उसने क्या किया, होमोलाइसिस इन्फ्लुएंस कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, तो रेडिकल रेडिकल के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, CO2 गैस अलग हो गई। दूसरी तरफ आर रेडिकल से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RR। बोलो यस और नॉट। अगर बच्चों ध्यान रखना, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर आर मतलब बल्कि है, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है रेडिकल रेडिकल से जुड़ने में समस्या आएगी, इसलिए अगर इस तरह का कंपाउंड लिया है, ये RCO2 माइनस Na+, तो अब आपको पता है कि रेडिकल रेडिकल से कंबाइन करने में प्रॉब्लम करता है, तो फिर उसमें यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड, एस्टर। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। तो यहां जैसे वो बना होगा तो आर रेडिकल से डाइमराइज करने की जगह वो RCO2 रेडिकल से भी डाइमराइज कर सकता है, यस और नॉट। हालांकि ये कंडीशन यहां से हम आपकी आर रेडिकल बना रही है, तो आर का आर में डाइमराइज होने का स्टेप बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बल्की है, तो आपको पता है बल्की बल्की में हिंड्रेंस के कारण डाइमराइजेशन इतना आसान नहीं होगा, इसलिए फिर एस्टर कंपाउंड बन जाएगा इन केस ऑफ ट्रेसेस या कम अमाउंट में। लेकिन अगर ये हिंडर्ड है तो फिर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा। बोलो क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, हाँ, लेकिन यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन फेवरेबल और कम हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्प्रोपोर्शनेशन कब प्रेफर करोगे, जब आपके पास डाइमराइजेशन की प्रोबेबिलिटी घट रही होगी। क्योंकि रिएक्शन की प्रेफरेबल रिएक्शन क्या है, जुड़ना। भाई बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अगर यहां पे मैं बात करूं कि आर रेडिकल CO2 रेडिकल से अगर जुड़ रहा है, तो ये ज्यादा प्रेफर्ड है। ऐसे ही आर रेडिकल से जुड़ना और ज्यादा प्रेफरेबल है। तो प्रायोरिटी तो यही है। लेकिन अगर ये हिंडर्ड है तो फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो होगा, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, आगे समझ में? चलिए चले आगे। ये नोट कर लिया सभी ने? चलिए कुछ क्वेश्चंस करिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला CH3 CO2H NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनाइए। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि जरूरत नहीं है अपने को। आंसर रेडी कर लो अपने। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा, उसका लॉजिक समझो। जहां हमने वुड्स पढ़ी थी बच्चों, वुड्स में क्या था, RX, है ना, वहां हर जगह पे जितने भी एग्जांपल्स थे उसमें X की जगह CO2 Na लिख लेना, CO2 Na, ये यही है। तो CO2 Na क्या करेगा, वही जो R रेडिकल को RR बना रहे थे, वैसे यहां पर सेम क्वेश्चन, X हटा की जगह यहां पर CO2 Na हटाओ और RR रेडिकल बनाओ। तो रिपीट क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, उससे तो बढ़िया कोई नया रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप घर पर जाके सारे क्वेश्चंस को जहां पर वुड्स में करवाए थे वहां पर X की जगह CO2 Na लगा देना। तो 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत है, इससे हमारा हो जाएगा। बताइए पहले वाले में क्या आंसर आएगा? क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? कौन एसिड कौन बेस?
NaOH और एसिटिक एसिड एसिड, तो क्या बन जाएगा? सोडियम एसिटेट। क्या बन जाएगा? सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करके यहां से क्या निकालेगा? CH3 रेडिकल। यहां से इसको तोड़ो, CH3 रेडिकल बनाओ और CH3 का CH3 से डाइमराइजेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? इथेन। 1 मोल या हाफ मोल? क्योंकि 2 मोल मिलकर 1 मोल बना रहे हैं, तो 1 मोल अगर है तो हाफ मोल बनाएगा और साथ में इथेन गैस निकल जाएगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या बनेगा? इथेन गैस। इथेन भी तो गैस होती है, यानी इस रिएक्शन से भी हम मीथेन नहीं बना पाएंगे। बना पाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि कम से कम एक कार्बन लोगे तो एक कार्बन डाइमराइज होकर 2 कार्बन का एल्केन देगा। क्यों जी? क्या आपने बना लिया था? अगले वाले में बताइए, क्या यहाँ पर 2 सोडियम प्लस और यहाँ CO2 माइनस भी 2 है, तो आपको नहीं लग रहा कि बच्चों यहाँ पर भी रेडिकल बना होगा और यहाँ पर भी रेडिकल बना होगा? तो रेडिकल रेडिकल अगर 2 हैं तो क्या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रेफर करेंगे या इंटरमोलिकुलर? इंट्रामोलिकुलर। तो ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा या साइक्लोहेक्सीन? तो ये इंटरमोलिकुलर कोल्बे है या इंट्रामोलिकुलर कोल्बे है? हमने बोला था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज प्रेफरेबल। तो यहाँ बाई रेडिकल बनेगा, 2 रेडिकल आएंगे, इसलिए 2 रेडिकल को, बाई रेडिकल को इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रेफरेंस करते हुए मेजर प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? मेजर प्रोडक्ट। अगले वाले में बताइए, यहाँ एक और बॉन्ड लगा लेना, एक और बॉन्ड लगा लेना। बताओ, क्या यहां पर भी आपकी इस तरह का CH रेडिकल और CH रेडिकल बनेगा? और रेडिकल रेडिकल अगर 2 हैं, बाई रेडिकल है, ठीक है, तो यहां बाई रेडिकल है, तो आपको नहीं लगता कि बाई रेडिकल, जल्दी बोलो, इंट्रामोलिकुलर प्रेफर करेगा या इंटरमोलिकुलर? इंट्रामोलिकुलर। तो यहां पर कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस बन जाएगी? एसिटाइलीन गैस। कौन सी गैस? जोर से बोलो, एसिटाइलीन गैस। एसिटाइलीन भी गैस होती है, तो ये भी एक गैसियस स्ट्रक्चर कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ रेडिकल रेडिकल आपका बना दिया। भाई सिंपल है, ध्यान से देखना बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला? इसको तोड़ो और रेडिकल बनाओ। ऐसे इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, यहाँ रेडिकल बनाया, ऐसे इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, यहाँ रेडिकल बनाया। रेडिकल रेडिकल को अगर 2 हैं तो इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन करके बॉन्ड बना दें, क्योंकि रेडिकल रेडिकल से बॉन्ड जल्दी बना लेगा रादर देन वो दूसरे से जाके डाइमराइज करे। क्यों भाई? ऐसे ही बताओ, यहाँ कितने ग्रुप हैं? 4, तो चारों को तोड़ दो, ये लो, ये लो, ये लो, है ना? तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? स्पाइरो। बोलो सही है क्या? इस तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौन सा कंपाउंड है ये, स्पाइरो या बाइसाइक्लो? क्या होते हैं स्पाइरो कंपाउंड? 1 कार्बन कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स। क्योंकि देखिए यहां पर रेडिकल बनेंगे, अब रेडिकल आपके जो होंगे वो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब वो रेडिकल इससे जुड़ेगा तो ये वाले बॉन्ड बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना? और ये रेडिकल एक दूसरे से यहां से जुड़ेंगे तो ये वाले बॉन्ड बन जाएंगे। दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है या सेम ही है? सेम ही है, और एक कार्बन कॉमन है, इसलिए स्पाइरो कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे बताइए यहां पर क्या बनेगी? क्या यहाँ पर R रेडिकल नहीं बन रहा है, अल्काइल रेडिकल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? H2। बोलो हाँ। हाफ मोल या 1 मोल? 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। लिखो फटाफट मैकेनिज्म इसका पूरा, राइट डाउन दी मैकेनिज्म बिना देखे, और दिखाओ मुझे कैसे लिखोगे। जिसका हो जाए मैकेनिज्म हैंड रेस करें और कंप्लीट हो जाए उसके बाद। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला है तो 1 मोल ही लेंगे ना। नथिंग इज गिवन, कितना मोल लेना है? 1 मोल। तो सोडियम फॉर्मेट जो है वो 1 मोल है। एरोज नहीं बनाया आपने ना, आपने ये नहीं बताया कि बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं। तो होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस जो भी हम करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, तो उसका सिंबल जरूर बनाया करो। मैकेनिज्म लिखने का मतलब ये वही होता है। और किसी का हुआ कंप्लीट?
हाँ अक्षर दिखाओ। बहुत बढ़िया। ये कैसे बना? तो आपने वो गायब कर दिया ना, उसको भी लिखो। जब मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो फिर तो अगर आप बोलोगे इसको हम मुझे अपने दिमाग में आ गया, लेकिन लिखा तो नहीं ना उसको, लिख कर दिखाओ। बहुत बढ़िया। अब ये कैथोड पर भी तो कुछ हो रहा होगा, कैथोड पर क्या हुआ? दिखाने की जल्दी इतनी नहीं होनी चाहिए कि अपन अधूरा दिखाएं, है ना? कि जैसे एनोड तो हर बच्चे ने दिखा दिया, कैथोड पर क्या हुआ ही नहीं बताया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर हाफ मोल लिखो, है ना? क्योंकि अगर ऐसे लिख दिया आपने तो 2 मोल हो गया, तो ये गलत हो गया, है ना? बैठो बैठो। हाँ बहुत अच्छे, आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट। और NaOH में एक्वस लिख दो, बस हो गया। क्या बच्चों, इसको मुझे अगर मैं बोलूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहीं पर ये लिखा हुआ है सब कुछ, है ना? तो मैं समझा देता हूं। देखो बस ये याद रखना, आर की जगह यहाँ क्या है? एच। क्या है यहाँ पर? एच। तो यहाँ पर आर डॉट की जगह क्या बनेगा? एच डॉट। और एच डॉट डाइमराइज होकर क्या बना देगा? हाफ मोल। यहाँ लिखना हाफ मोल, ये मैंने लिखा नहीं था, ये लिख लेना हाफ मोल। बोलो सही है? दूसरी तरफ यहां पर हाफ मोल तो पहले से निकलती थी, अब 1 मोल क्यों निकली? समझना लॉजिक। वैसे तो मैंने कहा था हाफ मोल H2 गैस निकलती है और हाफ मोल RR बनता है, लेकिन अगर यहां पर R भी H ही हो तो हाफ मोल ये H2 गैस होगी और हाफ मोल ये होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1 मोल। तो 1 मोल कैसे ही समझ में आया? हमने 2 मोल नहीं लिया, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसका कितना मोल लेंगे? 1 मोल। ध्यान रखना एग्जाम में, नथिंग इज गिवन, नॉर्मली टेक्स 1 मोल। तो 1 मोल से यहाँ हाफ मोल एनोड में बनी होगी, हाफ मोल कैथोड में बनी होगी, तो हाफ और हाफ मोल कितनी हो गई? तो इधर से भी बबल्स निकल रहे होंगे H2 गैस के, और इधर से भी दूसरे इलेक्ट्रोड से भी H2 गैस के, दोनों ही हाइड्रोजन गैस है, बोथ आर हाइड्रोजन गैसेस। क्या पॉइंट समझ में आया? अब मैंने आपको मतलब सिखा दिया है, अब मैं टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ एग्जाम, इससे बेटर कुछ नया पढ़ते हैं, है ना? अब आप भी समझ रहे हो कि एक ही टाइप क्वेश्चन 20 करवा दूं, 50 करा दूं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस आप ये बता दो। समझ में आ गया? ठीक है, तो रेडिकल रिएक्शन को हम एक ही पेज पर लिख देते हैं, सारी रिएक्शंस को। बोलो लिख दें क्या? तो लिखो अगले पेज पर, नोट डाल के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, अगर RX लिया है और सोडियम डाला है तो क्या बनता था? RR। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था? वुड्स रिएक्शन। और Na किससे जुड़ता था? X से। तो Na और X मिलकर NaX बनाते थे, और R रेडिकल से डाइमराइज होकर RR बनाता था। इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जोर से बोलो। वुड्स रिएक्शन। RXN मतलब रिएक्शन, है ना? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऐसे ही अगर RX की जगह बच्चों अगर PHX या ARX ले रहे हो और सोडियम ले रहे हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे AR। इस रिएक्शन को हम, अरे वही NaX तो साथ में बनेगा ही सही, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, हर बच्चे ध्यान रखिए, बोलने में लापरवाही नहीं। तो AR क्या है यहाँ पर? यह है एलिफेटिक हैलाइड, यह है एरोमेटिक हैलाइड। तो यहां पर लिख लेना, दिस इज एलिफेटिक हैलाइड। ठीक है, और ये कौन सा है? एरोमेटिक हैलाइड। तो बच्चों, एरोमेटिक और एलिफेटिक हैलाइड में अंतर कैसे करोगे? जब कार्बन चेन से जुड़ा होगा, सिंपल कार्बन चेन से, तो वो एलिफेटिक हैलाइड कहलाता है। और वही अगर बेंजीन रिंग से या नेफ्थलीन रिंग से या किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हैलाइड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जब डायरेक्टली जुड़ेंगे हैलाइड से तो एरोमेटिक हैलाइड, और सिंपल चेन से जुड़ेंगे तो एलिफेटिक हैलाइड। ARX का कोई एग्जांपल? जैसे कि AR मतलब बेंजीन रिंग। बोलो हाँ या ना? बेंजीन को क्या पीएच लिख सकते हो आप? पीएच बोले तो C6H5 फिनाइल। AR मतलब क्या होता है? एराइल। जैसे R मतलब क्या होता है? एल्काइल, वैसे AR मतलब क्या होता है? एराइल। एराइल जैसे कि फिनाइल ग्रुप। बोलो हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है?
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन? सिंपल है, यहाँ एलिफेटिक हैलाइड लेंगे और यहाँ एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, लेकिन बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा। तीसरी रिएक्शन आती है मिक्सचर, ले लो इसका, क्या ले लो? मिक्सचर, यानी ArX भी ले लो और RX भी ले लो। तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी अब? AR रेडिकल, R रेडिकल, तो AR से जुड़ेगा, R से जुड़ेगा और AR से जुड़ेगा। तो तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, एक है AR, बोलो यार, एक बनेगा RR और एक बनेगा AR। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन का नाम भी मिक्स कर दो। वो थी वुड्स, ये थी फिटिक, तो ये नाम क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिक। तो अब आप मुझे बताइए, वुड्स फिटिक को एग्जाम में लिख के आना है तो आप कैसे बताओगे कि ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है? एरोमेटिक हैलाइड प्लस एलिफेटिक हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो अब रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिक होता है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन R1 है, ये रिएक्शन R2 है और ये रिएक्शन R3 है, मतलब तीनों में से कौन सी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा, उसके बाद R3, उसके बाद, शाबाश, रीजन बोलो भाई। एरोमेटिक कंपाउंड से मतलब नहीं है, यहां है डबल बॉन्ड कैरेक्टर से मतलब है। आप खुद मुझे बताओ, क्या यहां लोन पेयर रेजोनेंस में होगा? पाई बॉन्ड के साथ, भाई अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है मान लो, तो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के साथ क्या बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे? यानी इस बॉन्ड को तोड़ना टफ है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो ऑब्वियसली आसान बॉन्ड पहले टूटेगा और इसमें एक तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक तरफ नहीं है, इसलिए R1 R2 R3। तो पहले कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? वुड्स, उसके बाद वुड्स फिटिक, उसके बाद फिटिक। क्या आपने भी ऐसे ही सोचा था? तो एरोमेटिक हैलाइड में क्योंकि लोन पेयर ऑफ हेलोजन इज इन रेजोनेंस विद दी एराइल ग्रुप, दैट इज बाय पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट। पार्शियल डबल बॉन्ड समझ में तो आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे हो तो ये देखो, जैसे एराइल ग्रुप मैंने ले लिया बेंजीन, तो याद रखना जब भी कभी लोन पेयर ऐसी कंडीशन बनाए, इधर देखो बच्चों, डबल, ये देखो डबल सिंगल लोन पेयर, तो डबल सिंगल लोन पेयर मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा और रेजोनेंस में जाने के कारण यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब कि डीबीसी आ जाएगा। डीबीसी बोले तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दोबारा बोलो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना रिलेटिवली टफ होगा वीक बॉन्ड तोड़ने के, क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड होगा RX में और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली रिएक्शन है बच्चों कि इसमें अगर आपने ध्यान रखना, अगर ArI यानी एराइल आयोडाइड, आयोडाइड ले लिया है और इधर कॉपर ले लिया है, तो यहां भी बनेगा तो AR ही, लेकिन अब रिएक्शन का नाम हो जाएगा उल्मन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? तो उल्मन रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में अंतर क्या है? केवल और केवल मेटल का, यहां सोडियम था और यहां कॉपर है। ध्यान रखना क्योंकि उतना अच्छा मेटल नहीं होता, इसलिए हीट भी करना पड़ता है और साथ में यहां पर आई ही ले सकते हो। यहां पर ध्यान रखना ArCl या ArBr, ये नो रिएक्शन, मतलब बहुत ही पुअर यील्ड देते हैं, इतनी कम यील्ड देते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यार रिएक्शन नहीं हो रही है। क्योंकि आपको पता है कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? कार्बन क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए रिएक्शन नहीं करेंगे। इसलिए वुड्स में तो आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों ले सकते हैं, फ्लोरीन यहां भी अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि पुअर यील्ड आती है। पुअर यील्ड समझते हो, बहुत ही कम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहां पर तो आप केवल आई लोगे। क्या लोगे केवल? और वो भी कौन सी लोगे? एरोमेटिक आयोडाइड। क्या लोगे? एरोमेटिक आयोडाइड। बोलो बेटा समझ में आ रहा है क्या? और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? उल्मन रिएक्शन। और कॉपर के साथ हीट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सोडियम अच्छा मेटल है या कॉपर? जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सोडियम। कॉपर अच्छा मेटल नहीं हो तो डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में अच्छे मेटल कौन होते हैं? एस ब्लॉक। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो यार। तो सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, नहीं मतलब बहुत कम लेना पड़ता है, लेकिन रिलेटिवली ऑब्वियसली आपका रिएक्शन टफ होती जा रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा होगा, पर नॉर्मली अगर सोडियम में लिखा है तो हम उसको प्रोडक्ट तक मान लेंगे। हाँ, हैंड रेस कर रहे थे आप, कोई डाउट तो नहीं है?
चले आगे, बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवी रिएक्शन देखो, AR, इसी तरह से RX की जगह 7 हम बच्चों जिंक लेते हैं और यहां भी स्लाइटली हीट करेंगे हम, क्योंकि जिंक भी उतना अच्छा मेटल नहीं है। तो यहां क्या बन जाएगा, R2ZN, सॉरी क्या बन जाएगा, RR, RR, और साथ में क्या बन जाएगा, ZnX2। इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन और उल्मन रिएक्शन में और वुड्स रिएक्शन में अंतर क्या है, यहाँ मेटल का अंतर है, यहाँ सोडियम था, यहाँ पर क्या है कॉपर, और यहाँ क्या है जिंक। बाकी तरीका वही है, RX को तोड़ोगे RR रेडिकल बना दोगे और जोड़ के RR बन जाएगा। और जिंक जो है बस अंतर ये कि कॉपर एक आयोडीन से जुड़ेगा तो CuI, ऐसे NaX, लेकिन यहां पर क्या बनेगा ZnX2, क्योंकि जिंक तो +2 होता है ना, बोलो हाँ या ना। यानी यहां पर कितने मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल, तब जाके 1 मोल ये और 1 मोल ये बनेंगे। अगर 1 मोल लोगे तो फिर यहाँ हाफ मोल और यहाँ 1/4 मोल बनेगा। अरे बोल, बात समझ में आ रही, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों RCO2Na, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बन गया RR। रिएक्शन का नाम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या यहां तक समझ में आ रहा है। इसी तरह से एक और रिएक्शन है RCO2 Ag+, इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसकी रिएक्शन आप नॉर्मली कराते हो Br2 से ही, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है, वरना ले आप दूसरे हेलोजन भी सकते हो, और CCl4 सॉल्वेंट लेते हो। तो यहां पर बनता है RBr, यहां साथ में बनता है CO2 गैस, CO2 गैस साथ में बनता है AgBr। AgBr ध्यान रखना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट, लाइट कलर का पेल येलो पीपीटी होता है। कौन सा पीपीटी होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट आप जानते हो कैसे बनाते हैं, उल्टा एरो। तो ये पेल येलो है, CO2 गैस फॉर्म में, तो अपवर्ड एरो, और RBr, यानी यहां पर RR नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, एल्काइल ब्रोमाइड। ट्रिक अगर आपको याद रखनी है इसकी, तो बच्चों सीधी सी बात है, एक Br यहां लगाना, एक Br यहां लगाना, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, देखो इधर, यहां पर अपन क्या करेंगे, एक Br इधर देंगे, एक Br इधर देंगे। Br2 में कितने Br हैं, Br2 में कितने Br हैं, यार सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, Br2 में कितने Br हैं, तो एक AgBr को दे दिया, एक RBr को दे दिया, और CO2 गैस निकाल दी, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर भी कैथोड एनोड में डाल के सिल्वर कार्बोक्सिलेट को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो। रिएक्शन का नाम है, होता है हुंस डिकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हुंस डिकर रिएक्शन। मैकेनिज्म लिख के दिखा सकते हो, मैकेनिज्म लिखने का ट्राई करो। हालांकि रिएक्शन के मैकेनिज्म अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडिकल रिएक्शन से सारी, तो इसलिए अपन डायरेक्ट इसका करने का याद रखने का प्रयास रखेंगे, लेकिन फिर भी पूछ ले तो बता देना। तो हुंस डिकर रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हुंस डिकर रिएक्शन। हुंस डिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिए, किसने हैंड रेज किया था, हाँ जोर से बोलो, क्या, हाँ जिंक, हाँ हाँ दोनों ही बताया था बेटा, आपको याद हो तो सोडियम में मैंने बताया था, जब सोडियम लिया था तो 2 तरह के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। एक मैंने बताया था आपको क्या, रेडिकल मैकेनिज्म, एक मैंने बताया था एनायनिक मैकेनिज्म। दोनों ही प्रपोज्ड मैकेनिज्म सही है। आप सीधी ट्रिक बताई थी, R रेडिकल बना के डाइमराइज करा दो, लेकिन एनायन से भी कर सकते हो, लिखा तो था अपन ने लास्ट क्लास में, हमने कहा था ना दोनों मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, तो रेडिकल मैकेनिज्म भी ले सकते हो, एनायन भी ले सकते हो। चले आगे, ये नोट कर लिया, किसने लिखा क्या, देखो कैसे करना है, RCO2-, ठीक है, RCO2- क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है,
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनेगा RCO2 रेडिकल। RCO2 रेडिकल आते ही क्या बन जाएगा RDS स्टेप में। RDS जानते हो ना क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप को RDS बोलते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगी R रेडिकल और साथ में क्या निकल जाएगी CO2 गैस, क्योंकि यहाँ का रेडिकल यहाँ के रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा और CO2 गैस लिबरेट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ये जो आपका Ag प्लस है, ठीक है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहाँ पर आपका R रेडिकल जो है यहाँ पर Br2 टूट गया। अब Br2 टूटता कैसे, वैसे मैं आपको, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड यार, एक मिनट, यहाँ पर है ना कैथोड एनोड वाला कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, बस आप याद रखो यहाँ पर Ag प्लस, इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ये कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है ना, मैंने शायद गलत बोल दिया था, ये सीधा आपका Br2 से रिएक्शन होती है। अब Br2 से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर AgBr का पीपीटी अलग हो जाता है और क्या बन जाता है RCOOBr, ठीक है, और ये आपका रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा RCOO रेडिकल प्लस Br रेडिकल, और यहां से आपका निकल जाएगा RCO रेडिकल और CO2 अलग हो गई, ठीक है, और इसका आपका R रेडिकल Br रेडिकल से डाइमराइज करके क्या बना देगा RBr, यानी अल्काइल हैलाइड। एक बार बोर्ड पर देखना भाई सभी, एक बार बोर्ड पर देखना सभी बच्चे, देखिए सिल्वर कार्बोक्सिलेट CCl4 सॉल्वेंट है, CCl4 क्या था सॉल्वेंट, तो ये एनायन है ये कैटायन है, तो एनायन क्या करता है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाके इसको तोड़ देता है, ठीक है Br को, क्योंकि देखो आपको पता होगा ये 4p ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ बॉन्ड है जो कि काफी वीक बॉन्ड है, तो कोई भी वीक बॉन्ड जो होता है ना वो एनायन इजीली तोड़ सकता है। क्यों तोड़ सकता है, क्योंकि वीक बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जैसे वो जाएगा तो ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा अपोजिट साइड पर, क्योंकि ये जैसे इसके पास आएगा तो बॉन्ड पोलराइज होकर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे तो ये अपोजिट साइड पर टूटेगा और Br प्लस O माइनस से जुड़कर क्या बना देगा OBr बॉन्ड। अब ध्यान रखना ये बॉन्ड भी काफी वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होता है तो आपको पता है यहां पर मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूं, ठीक है, हीट लेकर, मतलब जो सराउंडिंग के पास जो एनर्जी है उसकी हीट लेकर ये होमोलाइसिस करके रेडिकल में टूट जाता है, और यहां आपको पता ही है कि रेडिकल रेडिकल से में टूटकर CO2 निकालेगा और CO2 निकालकर आपका क्या बना देगा R रेडिकल, बोलो हाँ या ना, और R रेडिकल और Br रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे RBr। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है हुन्स डिकर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, इतना नोट करो एक मिनट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में बच्चों ये भी बन सकता है कि R रेडिकल वही RCO रेडिकल से जुड़कर एस्टर बना दे, लेकिन वही तभी होगा जब, जैसा कि मैंने वहां बताया था कि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? क्या मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपको सीधा याद रखना है कि ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट आपको लेना है, और सिल्वर कार्बोक्सिलेट वैसे ही लेना है कि सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड को AgOH के साथ रिएक्शन करवा देना, तो जैसे वहां NaOH से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता, ऐसे यहाँ पर Ag2O या AgOH से आप क्या बना दोगे सिल्वर कार्बोक्सिलेट, वही एसिड बेस रिएक्शन करा के। ये अपन को रिएक्टेंट जब
Br2CCl4 के साथ हीट करेंगे, स्लाइटली हीट करेंगे, तो ये आपका बनाएगा RBr, AgBr और CO2 गैस। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमारा RBr मिलेगा, हमें RR नहीं मिलेगा। बाकी है रिएक्शन ये भी रेडिकल वाली ही। हाँ, कोई डाउट है किसी को? हाँ बिल्कुल, RR भी पॉसिबल है और RCOO रेडिकल ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बट मेजर प्रोडक्ट RBr क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप RR बना दोगे तो फिर Br रेडिकल क्या करेगा? वो उसमें से वापस तोड़कर उसमें से RR ही बनाएगा। इज दैट क्लियर? चले आगे। कितनी रिएक्शंस हो गई? 7। अब 8 भी देखो, एक और रिएक्शन है RH। RH पर बच्चों ध्यान रखना, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो हाई टेम्परेचर पर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो हाई टेम्परेचर पर, तो ये रिएक्शन कहलाती है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। ये भी रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करती हैं और बना देती है RNO2 प्लस H2O। ठीक है, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? RSO3H प्लस H2O। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन and this reaction is known as sulfonation of alkane। ये भी वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बोलो बेटा समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा जरा, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर देखो HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो, H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो, लिखने का एक तरीका है। तो यहां से आपने क्या किया, इधर देखना एक बार, RH का H और इसका OH और इसका OH, तो इसका H इसका OH तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? H2O, और HNO3 का NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? RNO2। इसको अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन। यही चीज सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो SO3H अलग हो जाएगा और OH इससे जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? सल्फोनिक एसिड। क्या बना दोगे? सल्फोनिक एसिड। दोनों ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दोनों ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे होगी? अगर आप बोलो सर कैसे हुआ, तो कुछ नहीं है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हाई टेम्परेचर पर इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या निकल जाएगा? OH रेडिकल और SO3H रेडिकल। ये आपका क्या करेगा? RH से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? R, इधर से बना लेगा H2O प्लस साथ में क्या बना देगा? R रेडिकल। R रेडिकल और SO3 रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना देगा? RSO3H। आया समझ में? एक मिनट बोर्ड पर देखो, शॉर्ट में मैकेनिज्म बता रहा हूं, काम का नहीं, बस डायरेक्ट याद रखना है ना कि OH रेडिकल को आपने हाई टेम्परेचर दिया या सनलाइट दी, रेडिएशन के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में एनर्जी दी, तो बॉन्ड टूटेंगे रेडिकल के फॉर्म में। OH रेडिकल SO3H रेडिकल, OH रेडिकल इसमें से H निकालेगा तो क्या बन जाएगा? H2O। बोलो यार। और R रेडिकल और SO3H रेडिकल आपस में जुड़कर बना देंगे सल्फोनिक एसिड। क्या बना देंगे? सल्फोनिक एसिड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां पर ये सेम वही रिएक्शन यहां पर भी हो जाएगी। OH रेडिकल R उससे जुड़ जाएगा H से, और साथ में NO2 रेडिकल किससे जुड़ जाएगा? R रेडिकल से, और H OH से जुड़कर H2O बना देगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बस ये याद रखना कि नाइट्रेशन फास्ट होता है या सल्फोनेशन। ऑब्वियसली N पर रेडिकल अनस्टेबल होगा क्योंकि OH रेडिकल तो दोनों का कॉमन होगा, तो N पर रेडिकल ज्यादा अनस्टेबल होगा या S पर? N पर। तो ज्यादा अनस्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? नाइट्रेशन। इसलिए नाइट्रेशन CH के साथ साथ CC बॉन्ड भी तोड़ता है, तो यहां पर CH ही नहीं, याद रखना CC बॉन्ड भी टूटेंगे। यहां पर अंदर बस केवल इतना, यहां केवल CH और CC दोनों तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, मतलब कार्बन कार्बन में है तो एल्केन के अंदर वो भी बॉन्ड टूटेंगे, दोनों बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये वाला भी और ये वाला भी। जबकि यहां पर ये स्लो है तो ये केवल कौन से बॉन्ड ब्रेक करेगा? H। आया समझ में क्या बोल रहा हूं भाई? यहां पर देखो OH रेडिकल ने H रेडिकल तोड़ा था और R रेडिकल निकाला था, अब इसमें OH रेडिकल CC बॉन्ड भी तोड़ देता है। ये अंदर है क्योंकि स्लो है, ये फास्ट है। तो लिखना नाइट्रेशन इज वेरी फास्ट, ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई जल्दी। अभी सारी वापस से याद करेंगे, सारी रेडिकल रिएक्शन से एक जगह पे लिख दी अपन ने, अभी एक दो और बची है।
हाँ बेटा, हाँ जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल ने क्या किया, H को हटाकर SO3H लगा दिया ना, तो रेडिकल से रिप्लेस हो गया OH, रिप्लेस होकर क्या आ गया SO3H। ऐसे यहां पर कौन रिप्लेस हो गया, OH रिप्लेस हो गया किससे, NO2 रेडिकल से। अरे बोल दो यार, बात समझ में आ रही है क्या? चले आगे, एक और रिएक्शन है रीड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रीड रिएक्शन। इसी पर बच्चों यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लो, ऐड और एक और ऐड कर लो, SO2 एंड प्लस Cl2, इस पर आप हीट या H न्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपका सीधा क्या बन जाएगा, RSO2Cl, क्या बन जाएगा, RSO2Cl। इसको बोलते हो आप रीड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रीड रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन में काम आती है, साबुन वगैरह बनाते हैं ना, उस रिएक्शन में सेपोनिफिकेशन। आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा, बस अभी इतना सा याद रखना, वापस आएगी ये, तो अभी बस इतना सा लिख दो, SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2। तो अब आपका देखो, इसमें से एक H, इसका एक H निकालेगा Cl, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका HCl। और R रेडिकल क्या करेगा, SO2 रेडिकल से जुड़कर, SO2 से जुड़कर क्या बना देगा, RSO2, और Cl इससे जुड़ जाएगा। वही उसी तरह का मैकेनिज्म। क्या बार बार लिखने की जरूरत है इन मैकेनिज्म को, बोलो यार। बस आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, एक Cl एक H जुड़कर क्या बना देगा साथ में, HCl। क्या बना देगा, HCl। नाम क्या रिएक्शन का, जोर से बोलो, रीड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रीड रिएक्शन। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये सारी एक जगह पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मैकेनिज्म वाली फील आ जाए कि यार ये आरपी सर ने एक जगह पे लिखवाई थी, मतलब इन सभी में हमें क्या बनना है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाना है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, रेडिकल। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, एक जगह पढ़ाने का केवल ये लॉजिक है। आगे बढ़े, कोई समस्या, नोट कर लिया सभी ने। 9th, अब नाम नहीं है इसका कुछ भी, बस ये याद रखना कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसकी अगर आप Ag से रिएक्शन करवा दो स्ट्रॉन्ग हीट करते हुए इसके 2 मोल से, तो ये आपका 6 AgCl निकालता हुआ क्या बनाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बनाने के काम आता है। क्या बनाने का काम आता है, एसिटिलीन। कैसे बनाओगे भाई, सिंपल, CHCl Cl Cl और इसके 6 Ag, और इधर Cl CH Cl CH Cl, और इसको हीट करोगे तो बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में क्या आ जाएगा 6 AgCl। वही रेडिकल मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म, रेडिकल। इसलिए इस जगह पे पढ़ा रहा हूं। आप बोलोगे सर यहां लिखवाने का रीजन क्या है, तो वही रेडिकल। सिल्वर आपको पता है एक मेटल है, सिल्वर क्या है बच्चों, मेटल। तो मेटल क्या करेगा, देखो यहां से इधर देखना, ये बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां पर क्या बनेगा, रेडिकल। बोलो सही है। अब पहले रेडिकल यहां, या ऐसे सोचो आप, इधर से ये बॉन्ड इधर तोड़ा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, और सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेकर रेडिकल बना देगा। अब ऐसे यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, तो ये रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बना देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ भी रेडिकल बनता है और क्या बन जाती है, एसिटिलीन। और Ag जो है वो एक Cl से जुड़ेगा तो AgCl बनाएगा, तो 6 Ag जुड़कर 6 AgCl का व्हाइट पीपीटी बना देंगे। कौन सा पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये एसिटिलीन बनाने की बड़ी अच्छी कमर्शियल मेथड मानी जाती है क्लोरोफॉर्म लेकर। यहां क्यों पढ़ाई, अगेन रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ऐसे रेडिकल मैकेनिज्म जैसे कि आपने ये वाला दे दिया CH CH3, और यहां मान लो मैंने ले लिया Br, ये एनसीईआरटी में दिए हुए भाई, ठीक है। और यहां क्या मैंने ले लिया, मैंने जिंक, क्या ले लिया, जिंक। और जिंक के साथ यहां मैंने ले लिया Br, फिर से दूसरा मोल CH3,
हीट कर दिया। अब है तो एक तरह से ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन ही, पर अलग से इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बाई रेडिकल बन रहा है इसमें। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 और साथ में क्या बन जाएंगे 2 मोल्स ऑफ ZnBr2। बोलो हाँ या ना। इसमें भी बच्चों वही मैकेनिज्म आपको लगाना है। यहां पर क्यों बढ़ा रहे हो सर अचानक, कहीं भी कुछ भी बढ़ा देते हो, नहीं ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म रेलेवेंट होगा तो उसको अपन वही निपटा देंगे, ताकि हमारे आगे की सिलेबस की चीज पहले ही कंप्लीट हो जाए और आगे जाके हमारा रिवीजन शुरू हो जाए। क्यों, और मैकेनिज्म की फीलिंग भी आ जाएगी। तो सही है, जिंक वही काम करेगा। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो रेडिकल। ऐसे यहाँ भी रेडिकल, रेडिकल और रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना था, बोलो हाँ या ना। और क्या बन जाएगा साथ में ZnBr2। बोलो बेटा सही है क्या, कोई समस्या। अब बस 2 रिएक्शन और बच रही है रेडिकल की, एक है फोटो हेलोजिनेशन और एक है NBS। दोबारा बोलो, फोटो हेलोजिनेशन और NBS, वो भी यही निपटा देते हैं। तो अगली क्लास में फोटो हेलोजिनेशन और NBS चलेगा कम से कम 1 घंटा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास तक हम लोग ये पूरा रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट कर देंगे एंड वी विल मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, जो कि एक फ्री रेडिकल रिएक्शंस की तरह ही एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो फटाफट से क्विक पहले याद कर लो 10 रिएक्शन कौन कौन सी हुई। सबसे पहले बोलो वुड्स, वुड्स रिएक्टेंट बोलो, रिएजेंट बोलो सोडियम, प्रोडक्ट बोलो RR। फटाफट ऐसे याद करो। अगली रिएक्शन बोलो फिटिंग, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिक तरीका एक ही रहेगा, एक्स हटाओ RR को रेड डाइमराइज कराओ। वैसे ही अगली बोलो वुड्स फिटिंग, उसके अगली बोलो, अब आप रिएक्टेंट, रिएजेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट मन में बोलते जाओ। अगली रिएक्शन कौन है उल्मन, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। फटाफट देख लो, याद हो गया। अगला बोलो, अगला बोलो फ्रैंकलैंड, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। फटाफट मनी मन में बोलो अपने आप को, है ना, बार बार बोलो। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। याद हो जाएगा। अगली रिएक्शन बोलो हुंसडिकर, कौन सी रिएक्शन हुंसडिकर। फटाफट देख लो, याद हो रहा है। अभी के अभी याद करना है इसको क्विक, क्योंकि याद नहीं करोगे तो सारा काम बेकार हो जाएगा फिर इतना मेहनत करने के बाद। याद हो रहा है। नेक्स्ट फटाफट अगली रिएक्शन बोलो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और रीड रिएक्शन। किसका हो रहा है ये, एल्केन का। किसका, एल्केन का। H हटाकर यहाँ क्या लगाना है NO2। अगले यहाँ पर क्या लगाना है SO3H और यहाँ क्या लगाना है SO2Cl। क्या लगाना है, रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन एल्केन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन और रीड रिएक्शन ऑफ एल्केन। बोलो हाँ या ना। मैकेनिज्म समझ में आ रहे हैं, रेडिकल मैकेनिज्म से। कौन से मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म। अगली बोलो रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, बस कमर्शियल मेथड है एसिटिलीन बनाने का, जिसमें क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल ऑफ Ag के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करने पर एसिटिलीन और AgCl देते हैं। याद हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए जैम डाई हैलाइड ले लें, इसको जैम बोलते हैं या विसिनल, क्या होता है जैम, सभी को पता है जैम, एक कार्बन पर 2 हैलोजन जैम कहलाते हैं। तो जैम अगर आपका है तो यहां पर Br जुड़कर क्या बना लेंगे, एल्कीन। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों अगर कोई बच्चा बोले सर विसिनल लेते तो क्या होता, तो तुम मुझे बताओ, मुझे समझाने की जरूरत है क्या। अगर मान लो कोई बोल भी दे नहीं सर बताओ, तो लो भाई, यहां पर क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन जाएगा ZnBr2। ट्रिक वही रहेगी, Br हटाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल रेडिकल डाइमराइज करके क्या बना लेंगे। बोलो बेटा सही है। ये सारी रिएक्शन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है चैप्टर को निपटाना तो है ही सही, लेकिन उस चैप्टर में कोई भी रिएक्शन उससे रेलेवेंट मैकेनिज्म आगे आएंगे वो हम पहले ही साथ साथ निपटाएंगे। बोलो सही है। तभी तो हम बोल पाएंगे कि 6 महीने में हम 2 साल का सिलेबस कर पाएंगे विद एडवांस लेवल प्रिपरेशन, वरना कैसे होगा, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। हो सकता है क्या बताओ। तो फील तो तभी है ना, जब हम एडवांस लेवल की प्रिपरेशन तभी पॉसिबल है जब रेलेवेंट मैकेनिज्म वही निपटा दें। नो डाउट ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा, हो सकता है आगे के चैप्टर से रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ क्यों निपटाया, क्योंकि रेलेवेंट मैकेनिज्म है। और इससे क्या होगा, मैकेनिज्म प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और हम एडवांस बोल सकते हैं कि भाई हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने की भी हिम्मत है। हाँ जी, नंबर ऑफ, बेटा देखो सिंपल सी बात है, इसका 2:6 रेशियो लेना है। अब इसका 1:3 होगा तो इसका हाफ मोल बनेगा,
और अगर ये अलग अलग रेशियो में होगा तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये तो मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री वाली बातें हो गई। नहीं समझ गए ना मेरी बात? आपका मैं बात समझ गया, प्रोपोर्शन चेंज हो सकते हैं तो फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट या स्टोइकियोमेट्री लगा देंगे, तो वो तो कॉन्सेप्ट फिर हमारा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? समझ गए ना भाई? वही तो बोल रहा हूँ। हाँ ना, यही तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि स्टोइकियोमेट्री लगेगी, बाकी प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इशारा समझ जाया करो। इशारा सब क्यों भाई? इशारे का मतलब क्या होता है? अब तुम और मैं कोई पुराने लोग तो है, नए 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 तो है नहीं कि मेरी भावनाएं नहीं समझ पा रहे, तो तुरंत फील समझ जाएगा करो सर क्या कहना चाह रहे हैं, रिप्लाई समझो और पकड़ लिया करो तुरंत। स्टूडेंट का मतलब भी यही होता है। देखो आप याद रखना, आपकी प्रिपरेशन बच्चों ऐसी जाएगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस है ना वो ऐसे होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम टेकन ये कौन सा एक्सिस पे लिया है? एक्स एक्सिस पे। तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़नी चाहिए। शुरू शुरू में धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, उसके बाद तो इशारा ही काफी होता है और बच्चा पकड़ने लगता है चीजें, तो परफॉर्मेंस ऐसे बढ़ती, शूट करनी चाहिए। परफॉर्मेंस शुड बी शूट, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। अरे यार पहले मैं इतना वीक था, अब मैं तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप छोटी बात को पकड़ लिए, फंडामेंटल क्लियर कर लिया, घर पर जाके रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब अपने आप देखोगे आपकी परफॉर्मेंस शूट करेगी बिल्कुल एक्सपोनेंशियली। इसको जे कर्व बोलते हैं। कौन सी कर्व बोलते हैं? जे कर्व। कंपाउंडिंग होती है इसमें। क्या होती है? कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज, कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। तो हमेशा याद रखो, जो पुरानी चीजें समझ गए उसको इशारे में समझ जाया करो और यूज करके आगे भागा करो, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। जैसे 2 + 2, 2 × 2 कितना होता है? 2 × 2 4, लेकिन 4 × 2 8 × 2 16 × 2, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आपकी कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप डबल, उसका डबल। तो शुरू में 2 × 2 4 बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब 16 × 2 होगा तो 32, 32 × 2 64, और 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132, तो कितना बड़ा गैप होता जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। आपकी नॉलेज ऐसे बढ़ेगी, तो ये बढ़ने चाहिए, तभी आप सही मायनों में सीख रहे हो। सीखने का मतलब ही तो है। अब भाई मैंने आपको एक बार साइकिल चलाना सिखा दिया, तो बैलेंस बनाने के लिए मैं आपको बाइक चलाते वक्त वापस बैलेंसिंग थोड़ी सिखाऊंगा। उस वक्त तो बस मैं आपको नया कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा, भाई देखो साइकिल में जैसे बैलेंसिंग करते हैं, मोटरसाइकिल में भी वैसे बैलेंसिंग करते हैं, बस अंतर क्या होता है कि यहाँ गियर और क्लच आ जाता है, साइकिल में एक गियर और क्लच नहीं होता, बाकी ब्रेक तो दोनों में कॉमन है। फिर जब मैं कार की बात करूंगा, तो कार के बाद मैं बोलूंगा भाई देखो ये 4 पहिया, अब इसमें बैलेंसिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये है कि अब आपको डायमेंशन बड़े हैं गाड़ी के, तो थोड़ा मोर अलर्ट होकर सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रेन, फिर उसके बाद प्लेन, कंपाउंडिंग। समझ रहे हो ना? अब प्लेन में लेकिन देख वही वाली बात है, जितनी बड़ी मशीन आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, उतनी ही ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स फिर होने के चांसेस बढ़ते हैं, होते नहीं होते? तो इसलिए वहां मोर यू हैव टू बी अलर्ट। चले बच्चों आगे, तो हेडिंग डाल लो इसके बाद फटाफट से। फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बच्चों ये भी कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लग रहे हैं। कौन सा मैकेनिज्म लग रहे हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो FSR बोले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हो रही है, कैसे हो रही है आओ जरा देखते हैं। लेट्स टेक मीथेन, स्मॉलेस्ट एल्केन, मीथेन। इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई? हैलोजन से। किससे करवाई? हैलोजन से, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट में आपको पता है क्या होती है? एनर्जी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? फोटोलाइसिस। क्या कर रहे हैं? फोटोलाइसिस। फोटॉन्स की हेल्प से बॉन्ड तोड़ेंगे। सनलाइट की जगह आप थर्मोलाइसिस भी यूज कर सकते हो, हाई टेम्परेचर, लेकिन फिर आपको लगभग 300 से 350 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना? 300 से 350। या आप अल्ट्रा वायलेट लैंप का भी यूज कर सकते हो, अगर लैब के अंदर हो तो अंदर आप रिएक्शन में सनलाइट तो आ नहीं पाएगी, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लैंप आते हैं, ब्लू कलर की लाइट निकलती है इनमें से, जो हाई रेडिएशंस होते हैं एनर्जी वाइज, तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों ही सोर्स नहीं है और लाइट भी चली गई और सनलाइट बादल छा रहे हैं ऊपर बुरी तरह से, या रात हो रही है, तो डार्क में अब रिएक्शन होना पॉसिबल
नहीं है। तो डार्क में अगर कोई बोलेगा कि इन तीनों का ही सोर्स अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। यस और नॉट? करेंगे क्या बच्चों, एक H इसका निकाल के एक Cl से जोड़ देंगे और क्या बना देंगे, CH3Cl, और साथ में क्या बना देंगे, HCl। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें हम एक ही कंपाउंड लेकर चलते हैं। बोलो हाँ या ना? क्या ऐसा जरूरी है कि CH3Cl बने? हो सकता है एक से ज्यादा H भी रिप्लेस हो जाए, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन। बोलो बेटा। और ऐसे ही टेट्राक्लोरिनेशन। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं, इधर देखना बोर्ड पर, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस में है, तो बताओ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या टेट्राक्लोरिनेटेड? ये वाला तो माइनर नहीं पॉसिबल होगा ना। अगर ये मिनिमम है तो ये क्या बोला था मैंने शुरू में, हाँ, ये अगर एक्स लिमिटिंग है और ये एक्सेस में है, तो फिर ज्यादा Cl अवेलेबल है तो ज्यादा से ज्यादा H रिप्लेस होंगे और ज्यादा से ज्यादा Cl जुड़ते चले जाएंगे, तो यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन अगर ये एक्सेस में है और ये मिनिमम है, तो फिर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मेजर बनेगा। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? भाई मैं कह रहा हूं कि ये अगर एक्सेस में है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो Cl2 खत्म हो जाएगी और यही एक ही Cl लग पाएगा। और दोनों बराबर हैं तो भी मेजर तो यही बनेगा। लेकिन बराबर लेने पर मेजर ये ज्यादा, इसकी ईल्ड, अगर मुझे मोनोक्लोरिनेटेड मेजर चाहिए, आप इधर देखो मेरी तरफ, मुझे मोनोक्लोरिनेटेड मेजर चाहिए, तो दो ऑप्शन है, 1:1 रेशियो में ले, या इसको एक्सेस और इसको लिमिटिंग रिएजेंट ले। दोनों में से बताइए यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मोनोक्लोरिनेटेड की कब ज्यादा मिलेगी? बोलो। एक्सेस ऑफ एल्केन, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर 1:1 रेशियो होगा तो इसके Cl रिलेटिवली अब ज्यादा है, तो ज्यादा डाइक्लोरिनेटेड ट्राइक्लोरिनेटेड बनने की भी संभावना है, इसलिए अब मोनोक्लोरिनेशन रिलेटिवली कम होगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भी, मेरी बातें वर्बली समझ में आ रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मोनोक्लोरिनेशन दोनों ही केस में मेजर होगा, ऐसा नहीं कि इसमें मेजर नहीं होगा, दोनों ही केस में मेजर लेगा, 1:1 रेशियो में या इसको एक्सेस और इसको लिमिटिंग रीजेंट में। लेकिन इसको एक्सेस और लिमिटिंग रीजेंट लेना हम प्रेफर करते हैं अगर हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, ताकि हमारा डाई ट्राई बिल्कुल ना बने। बोलो हाँ या ना? पॉइंट समझ में आ गया? तो ऐसा बोला जाता है भाई, एल्केन को मोनोक्लोरिनेशन करवाना है तो क्या सही रहेगा, इसको एक्सेस, इसको लिमिटिंग रीजेंट, इसको लिमिटिंग रीजेंट, इसको एक्सेस, और तीसरा पोर्शन 1:1, और चौथा कुछ भी ले लो। ऐसे चार ऑप्शन बना देगा, तो बताओ सही क्या रहेगा? किसको एक्सेस? एल्केन शुड बी इन एक्सेस अगर मोनोक्लोरिनेशन चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। ये मोनोक्लोरिनेशन है, ये डाइक्लोरिनेशन, ये ट्राई, ये टेट्रा। चलो बच्चों आगे, अब मैकेनिज्म लिख के बताएंगे। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप। फर्स्ट चेन इनिशिएशन, चेन रिएक्शन है ये, चेन इनिशिएशन। इसमें बच्चों क्या होगा, Cl2 रेडिकल सनलाइट या HNu या हीट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस करेगा। क्या करेगा? होमोलाइसिस। क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो बताइए दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो सनलाइट में होमोलाइसिस करके हम क्या बना देंगे? क्लोरीन रेडिकल। क्या बना देंगे? क्लोरीन रेडिकल। अब ये स्टेप 2 में एंटर करेगा, चेन प्रोपोगेशन। कौन सा? चेन प्रोपोगेशन। बच्चों चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो Cl रेडिकल है वो CH4 से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? CH4 से। अब बताओ, दो पॉसिबिलिटी है, रेडिकल है, इधर देखना, रेडिकल जो है, दोनों रेडिकल एक ही पैटर्न में रिएक्शन कर रहे हैं, तो रेडिकल है तो रेडिकल से ही रिएक्शन करेगा। तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस? होमोलाइसिस। अब दो पॉसिबिलिटी है, Cl H से जोड़कर यहां क्या बना दूं, HCl प्लस अल्काइल फ्री रेडिकल। बोलो हाँ या ना? अल्काइल फ्री रेडिकल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या बच्चों यहां पर CH3Cl जोड़कर H रेडिकल निकाल दूं? बोलो हाँ या ना?
दोनों में से कौन सी स्टेप नहीं होगी? ध्यान रखना, ये वाली स्टेप नहीं होगी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बोर्ड पर देखें सारे बच्चे, बच्चे बोलते हैं सर जब आपने इसको रेडिकल रेडिकल बनाया तो इसको इससे जोड़ोगे तो CH3 रेडिकल बचेगा। सर ये भी तो हो सकता है कि Cl रेडिकल CH3 से जुड़ जाए और H रेडिकल निकल जाए। तो ये क्यों नहीं हो रहा सर? ये इसलिए नहीं हो रहा मेरे भाई क्योंकि सोचो जब ये इससे टकरा रहा होगा तो कार्बन से हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, इधर इधर, तो बताओ बाहर वाले से पहले टकराओगे या अंदर वाले से? तो Cl रेडिकल जब कोलाइड करेगा मीथेन से तो वो बाहर के H को ही तो पहले निकालेगा। बोलो हाँ या ना? दूसरी बात, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देख सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली डेल्टा EN पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा EN। EN क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, है ना, डेल्टा EN। तो आप मुझे बताइए HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या CH3Cl का? बोलो भाई। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या हाइड्रोजन क्लोरीन? देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3.0। रैंडम मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9। कितना आ रहा है? जबकि यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.5 होती है कार्बन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कितनी होती है? 3.0। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0 पॉइंट। तो बताओ डेल्टा EN कहां ज्यादा है? बोलना पड़ेगा। HCl। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो बनने की संभावनाएं ज्यादा होंगी या वीक बॉन्ड? तो हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या कार्बन क्लोरीन? और वैसे देखो प्रोबेबिलिटी से सोचो कि बाहर से जब आप टकरा रहे हो तो बाहर वाले H को ही पहले निकालोगे ना। और ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है पूरे मैकेनिज्म का, तो इसको RDS या स्लो स्टेप भी कहते हैं। तो व्हाट इज द RDS ऑफ द रिएक्शन? रेडिकल चेन प्रोपोगेशन में भी कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ काइल फ्री रेडिकल इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो हाँ या ना? अब ये रेडिकल बच्चों क्या करेगा? CH3 रेडिकल से कंबाइन करेगा, सॉरी Cl2 से कंबाइन करेगा। अब आप बोलोगे सर Cl2 कहां से आ गई बीच में? Cl2 तो आपने यूज कर ली है। तो ध्यान रखना, इमेजिन करो एक बीकर में मैंने गैस भर दी है, कौन सी? मीथेन गैस भी ले ली और क्लोरीन गैस भी ले ली है। तो क्या सारी की सारी क्लोरीन गैस टूट गई होंगी? भाई 1 मोल ये लिया था कौन? क्लोरीन गैस, और 1 मोल मीथेन गैस ली थी, तो क्या सारे के सारे मोल बॉन्ड टूट जाएंगे? नहीं, बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का खेल। इसलिए बहुत ही कम परसेंटेज, वेरी फ्यू परसेंट, 1%, 0.1%, 5.5%, इतने से मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल तो अभी बचे हुए। अरे बोलो यार भाई, 1 मोल का मतलब क्या है? Na नंबर, और Na नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो उसमें से बहुत ही कुछ मॉलिक्यूल टूटे हैं अभी तो बहुत सारी Cl2 तो अभी अनरिएक्टेड बची हुई है। तो वो जो CH3 रेडिकल है वो इसमें से Cl रेडिकल रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CH3Cl। तो देखो HCl ऊपर निकल गया, CH3Cl इधर निकल गया और रेडिकल रिलीज हो गया। बोलो हाँ या ना? अब रेडिकल रिलीज होकर बच्चों क्या करेगा? वो चेन प्रोपोगेशन को कंटिन्यू करता रहेगा। बोलो हाँ या ना? यानी एक बार ये रिएक्शन आगे बढ़ गई, प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया, तो अब रिएक्शन अपने खुद रेडिकल बना रही है। तो अब आप रिएक्शन अंधेरे में लाकर भी करवा सकते हो। अब हमें सनलाइट या हीट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब रिएक्शन खुद अपने रेडिकल बना रही है। तो बचे हुए एल्केन को तोड़ेगी, बचे हुए एल्केन से अल्काइल रेडिकल निकलेंगे, अल्काइल रेडिकल Cl2 को तोड़ेंगे, Cl2 से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? और वहां से फिर रेडिकल निकलेंगे। तो ये बार बार साइकिल चलता रहेगा। कब तक? जब तक या तो एल्केन खत्म ना हो जाए या मीथेन खत्म ना हो जाए। बोलो नहीं आया समझ में? भाई अगर आप इसको शॉर्ट में समझाना चाहते हो तो ऐसे सोचो, देखो Cl रेडिकल ने क्या, कौन सा रेडिकल निकाला? CH3 रेडिकल। और CH3 रेडिकल कौन सा रेडिकल निकाल रहा है? Cl रेडिकल। तो रेडिकल ही तो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो किक मारना पड़ता है या सेल्फ लेना पड़ता है, उसके बाद थोड़ी सेल्फ रास्ते भर चलते चलते मारते रहते हो कि नहीं मुझे तो गाड़ी स्टार्ट रखनी है। उसके बाद इंजन खुद अपने आप को स्टार्ट रखता है, अनटिल अनलेस आप बंद नहीं कर दो गाड़ी को। तो इसका मतलब ये ट्रिगर करना है, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर रिएक्शन खुद अपने आप को स्टार्ट रखेगी बाय द हेल्प ऑफ रेडिकल्स। देखो इधर से CH3 रेडिकल निकला, इधर से Cl रेडिकल निकला, तो CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से बन रहा है और CH3 रेडिकल Cl रेडिकल को बना रहा है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नहीं आ रहा सर समझ में? अरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो। अब तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट नहीं,
वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इतने क्वेश्चन आए ना तुम सोच भी नहीं सकते, जितना अब तक जितनी सारी रिएक्शंस पढ़ी थी ना, दोबारा सुनो, अब तक जितनी रिएक्शंस पढ़ी थी, हाइड्रोजनेशन हो चुका है, हो गया ना, करवा दिया था ना हाइड्रोजनेशन। उसके अलावा ये वुड्स फिटिंग फिटिंग और ये हुंसरिगर पुंसरिगर ये सब एक तरफ रख देना, और ये अकेली रिएक्शन एक तरफ रख देना। तो इसलिए आप ड्रॉपर बैच में हो, ये भी समझना सीखो कि मेहनत तो करनी है, लेकिन कहाँ, जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, जो कोर टॉपिक्स हैं। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर जगह उतनी ही मेहनत कर रहे हो भाई, नहीं, आपका मेहनत का प्रोपोर्शन फोकस्ड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए वहां जहां पर आपको ज्यादा स्कोरिंग एरिया होता है। ऐसे मत पढ़ना कि हर जगह उतनी ही मेहनत कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर जब मेहनत करता था नेट पर, तो ये नहीं कि 6 घंटे, तो मान लो 18 घंटे प्रैक्टिस करा तो 6 घंटे बॉलिंग कर रहा है, 6 घंटे फील्डिंग कर रहा है और 6 घंटे बैटिंग कर रहा है ना। उसको पता था व्हाट इज द रोल ऑफ माई सेल्फ इन द क्रिकेट टीम। तो उसका रोल बैटिंग में था, बॉलिंग में था या फील्डिंग में था? बैटिंग में। वो बॉलिंग भी करता था, पता है ना आपको, लेकिन वो किसके लिए फेमस था? बैटिंग के लिए। बुमराह किसके लिए फेमस है? अब बुमराह बोले नहीं 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 नहीं, आ जाओ मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, लाओ बैट दो बैट दो, ऐसे बचपन में हम करते थे ना, लाओ बैट लाओ, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, आपको यू हैव टू नो योर रोल। वैसे ही हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि भाई वेटेज कहाँ ज्यादा है। तुम्हारी गलती ट्वेल्थ में क्या रही? एक बहुत बड़ी गलती ये भी रहती है आईआईटी में, जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है किसी का, मेहनत तो करता है लेकिन उसको पता नहीं होता कहाँ पे मेहनत करनी है। तो इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, समय कम है तो कहाँ मेहनत करोगे? जिस सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंस हो। तो हर सब्जेक्ट में अपने टीचर से, रिस्पेक्टेड टीचर से पूछो कि सर किस जगह से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस जगह से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहां पर समझ लेना। तो यहां पर बताओ फटाफट कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही? 3। पहला स्टेप बोलो चेन इनिशिएशन, जिसमें से रेडिकल इनिशिएट होके बने। दूसरा स्टेप चेन प्रोपोगेशन, इसमें क्या हुआ? रेडिकल्स ने एल्केन को तोड़ा और एल्काइल रेडिकल बनाया। एल्काइल रेडिकल ने Cl2 को तोड़ा और Cl रेडिकल और मेजर प्रोडक्ट बनाया। अब ये साइकिल बार बार चलता रहेगा। कैसे? Cl रेडिकल किससे जुड़ेगा? CH4 से, और क्या निकाल देगा इसमें से? Cl। तो Cl और H बनेगा तो क्या निकल जाएगा? HCl। फिर CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल इसमें से रिलीज हो जाएगा। CH3 रेडिकल किसको तोड़ेगा? Cl2 को। इसमें से क्या निकाल देगा? Cl। तो क्या अलग हो जाएगा? CH3 Cl। और क्या निकल जाएगा? Cl रेडिकल। अब आप यहां पर डाउट पूछ सकते हो कि सर डाइक्लोरिनेशन फिर कैसे होगा? तो क्या होगा कि जब हम बोलेंगे Cl रेडिकल है, तो हो सकता है कि वो इसका भी H निकाल दे, तो फिर इसमें से H निकलेगा तो फिर एक और Cl इसमें जुड़ जाएगा, तो डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन। ऐसा तभी हो पाएगा जब Cl2 एक्सेस में होगी, मोर Cl रेडिकल विल बी जनरेटेड। समझ में आ गया? नहीं आ रहा सर समझ में? सच में आ गया? नेक्स्ट लिखो चेन टर्मिनेशन, स्टेप 3। चेन टर्मिनेशन बच्चों, रेडिकल्स में ऑल्सो कंबाइन। याद रखना जब भी रिएक्शन बनती है ना, तो रेडिकल का एक नेचर होता है वो कंबाइन करने का, मैंने शुरू से बताया था आपको। तो कंबाइन टुगेदर। अब जो जो रेडिकल रिएक्शन बन रहा है वो कंबाइन हो जाएगा। तो बताओ कौन कौन सा रेडिकल बन रहा है? Cl रेडिकल Cl रेडिकल से कंबाइन हो सकता है, CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल से कंबाइन हो सकता है, और क्या कंबाइन हो सकता है? CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से भी कंबाइन हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तो बताओ इसमें से क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो अलग अलग टाइप के रेडिकल, तो ये तो आपको पहले से मिल चुका है, ये तो हमारे मेजर प्रोडक्ट में जाके एड ऑन हो जाएगा, तो ये तो नया नहीं है। Cl2 हम एज ए रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट में वापस से रिसाइकल होने लग जाएगा। क्या ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है चेन टर्मिनेशन का जिससे पता लग रहा है कि चेन टर्मिनेशन हुई है? वो कौन सा है? ये वाला। इसका ट्रेसेस में बनना, किसमें बनना? ट्रेसेस। ट्रेसेस मतलब समझते हो? बहुत बहुत कम, 0.001% भी बनी है, तो ये तभी बन सकती है जब ये टर्मिनेशन हुआ होगा। तो इसका बनना ये कहलाता है, कौन सा, किसका बनना टर्मिनेशन का प्रूव है? बोलेंगे CH3 का। अरे बोल दो। तो यानी मीथेन की रिएक्शन करवाई थी लेकिन बन गया इथेन, तो ये तभी हो सकता है जब टर्मिनेशन हुआ है। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये
इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। ज्यादातर रिएक्शन कहाँ घूमती है? यहाँ पर। बोलो क्या आपको तीनों स्टेप समझ में आया? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। अब मुझे बताओ कौन सा हेलोजन फास्ट रेट देगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? जल्दी बोलो। क्यों? वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड है तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन जितना आप इसको फास्ट सोच रहे हो ना, ये उतना ही स्लो है ना। और फ्लोरीन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड, इतना अनकंट्रोल कि ब्लास्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए फ्लोरीनेशन नॉर्मली परफॉर्म ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड होती है, बहुत तेजी से होती है। इसलिए अगर इसको कंट्रोल करना है तो ध्यान रखना, या तो हम क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, इस तरह की लेस रिएक्टिव गैसेस मिलाते हैं, ताकि रिएक्शन में प्रोबेबिलिटी कम हो जाए एल्केन और हेलोजेंस की, यानी फोटो हेलोजिनेशन की संभावना की। बात समझ में आ गई? ये अनकंट्रोल्ड है। क्या है ये? अनकंट्रोल्ड। और ये इतनी स्लो है कि इसको भी हम प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतनी स्लो रिएक्शन करेगी तो क्या फायदा है? बोलो यस और नॉट। तो इसलिए नॉर्मली आप एग्जांपल जब भी देखोगे डीपीपी में, तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन के ही होते हैं, क्योंकि यही फिजिबल होते हैं, प्रैक्टिकल करने लायक होते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसका रीजन क्या है? तो बच्चों रीजन है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो यार, एक बात हमेशा याद रखो, आज तो आपने ऐसी गलती कर दी, अगली बार ध्यान रखना, कभी भी कोई रिएक्शन का जब मैं रेट पूछूं तो हमेशा रेट को डिसाइड करते हैं आरडीएस से। तभी तो हमने वर्ड बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपने क्या किया, इसको चेन इनिशिएशन से डिसाइड कर लिया और बोल दिया आयोडीनेशन फास्ट होगा, क्योंकि आपको लगा होगा I2 बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो भाई अगर यही करना था तो फिर तो हम आरडीएस वर्ड यूज ही नहीं करते। तो हमेशा याद रखो, जब भी रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो हमेशा याद रखना आरडीएस से सोचो। अब सोचो यहाँ अगर फ्लोरीन रेडिकल है तो HF बनाएंगे, क्लोरीन है तो HCl, ब्रोमीन है तो HBr। तो बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? HF, फिर HCl, फिर बोलो आया क्या? समझ में नहीं आया? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इस कारण से, क्योंकि HF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, छोटा आइटम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो यहां लिख लेना हाईली एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड। फ्लोरीनेशन के केस में लिख लो फ्लोरीनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड, सो वी हैव टू ऐड N2, AR, नियॉन एटसेट्रा। फ्लोरीनेशन is uncontrolled, exothermic, so we have to add नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन जब भी F2 की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली करेंगे ही नहीं, करेंगे तो इनर्ट गैसेस या लेस रिएक्टिव गैसेस डालेंगे, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन भी रिएक्शन नहीं करता। एक मिनट। ठीक है, और आयोडीनेशन के केस में बच्चों याद रखना, एड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे HiO3, HNO3, HiO4। ठीक है भाई, ये कब यूज करेंगे? जब हम क्योंकि I2 को तो फास्ट करना पड़ेगा और फ्लोरीनेशन को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है और ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। ये क्यों फास्ट करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल ऑफ HI के 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO या HiO3 से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा? 3H2O और 3I2, ये इस रेशियो में रिएक्शन होगी। तो अगर आपने प्रिंसिपल सुना होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि बच्चों अगर आरडीएस स्टेप में HI को हटा लिया जाए तो इक्विलिब्रियम आरडीएस का फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इससे आयोडीनेशन फास्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़े मॉलिक्यूल इसके मिला देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जो HI को रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको I2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट HI डिस्ट्रॉय इनटू I2 और I2 एज ए रिएक्टेंट काम आने लग जाएगा। अरे बोल दो यार, नहीं आ रहा सर समझ में? सच में? थैंक यू सो मच।